हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन या विभेदन की जो प्रक्रिया है इसे पढ़ेंगे। हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोटीन्स है इनका जो सिंथेसिस है वह जीन्स के कंट्रोल में होता है और डाइवर्सिफिकेशन या डिफरेंशिएशन को प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में चेंज करके हम देख सकते हैं। जो डिफरेंशिएशन है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं और यह 3 स्थानों पर होता है। पहला है क्रोमोसोम्स पर, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर और थर्ड है ट्रांसलेशन लेवल पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोसोम लेवल पर, जीनोम लेवल पर कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हम डीएनए की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, इसमें चेंज करके इसे कम या ज़्यादा करके जो डिफरेंशिएशन है वह चेंज कर सकते हैं। पहला जो प्रोसीजर है क्वांटिटी चेंज करने का वह है क्रोमेटिन डिमिनिशन या क्रोमेटिन ह्रास। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम बावेरी ने देखा था। इन्होंने निमेटोड परजीवी के अंदर इसे देखा और इन्होंने बताया कि द्वितीय विदलन के समय जो न्यूक्लियस होता है वह एनिमल पोल के पास में होता है एवं गुणसूत्री पदार्थ को कोशिका द्रव में डाल देता है। इस प्रकार की क्रिया के बाद में जो और कोशिकाएं हैं उनके द्वारा भी की जाती है। तो क्या होता है, सेकंड क्लीवेज के टाइम पे जो न्यूक्लियस है यह एनिमल पोल के पास में होगा और इससे जो क्रोमोसोम मटेरियल है वह साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिया जाएगा और जो दूसरी सेल्स हैं उनके द्वारा भी यह प्रोसीजर किया जाएगा। इस प्रकार डिवीजन की प्रक्रिया में जब तक सेल 32 सेल स्टेज तक पहुंचती है तब तक सिर्फ 2 कोशिकाओं में ही कंप्लीट क्रोमेटिन मटेरियल रहता है, जबकि जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर क्रोमेटिन ह्रास हमें देखने को मिलता है। ये जो 2 कोशिकाएं हैं जिनके अंदर कंप्लीट क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है इन्हें हम जर्मिनल सेल्स कहते हैं। इस प्रकार ब्लास्टुला की विभिन्न कोशिकाओं में क्रोमेटिन की जो अमाउंट है वह क्या होता है, डिफरेंट होता है और इस डिफरेंट अमाउंट की वजह से ही हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। डीएनए के अमाउंट में यह अंतर के कारण जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में भी हमें जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो है इसके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो तरीका है क्वांटिटी चेंज का, डीएनए क्वांटिटी चेंज का, वह है जीन एम्प्लीफिकेशन। एम्फीबियन एग के निर्माण के दौरान एक अवस्था में आरआरएनए का निर्माण बहुत ही ज़्यादा होता है और आरआरएनए को जो संश्लेषित करने वाले जो जीन्स हैं इनकी संख्या भी क्या हो जाती है, इस टाइम पे अधिक हो जाती है। अब जो ये जीन्स है जो कि आरआरएनए को संश्लेषित कर रहे हैं, इनकी संख्या में जो वृद्धि होती है वह समसूत्री विभाजन से ना होकर के जीन एम्प्लीफिकेशन के द्वारा होती है। कुछ एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि अंडक का जीनोम टेट्राप्लॉइड अवस्था वाला होता है और इसमें लगभग 1000 केंद्रिका उपस्थित होती हैं। ये सभी सक्रिय रूप से आरआरएनए का संश्लेषण करती हैं, जिससे कि यह प्रमाणित होता है कि एग में आरआरएनए संश्लेषण करने वाली जीन्स कई संख्या में उपस्थित हैं। इसी प्रकार का जो जीन एम्प्लीफिकेशन है वह हमें एम्फीबियन एग का जो लैम्प्रोस जो क्रोमोसोम है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। इन गुणसूत्रों के, इन क्रोमोसोम्स के जो पार्श्व जो फंदे होते हैं इन पर सक्रिय टीआरएनए और एमआरएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट तरीका है क्वांटिटी चेंज का, जेनेटिक लेशंस या आनुवंशिक विक्षत। ये जो जेनेटिक लेशंस हैं यह जीनोपस लेवियस की एक म्यूटेंट प्रभेद में देखा गया। जो जीनोपस जो लेवियस है इसकी एक म्यूटेंट जो प्रजाति है उसके अंदर देखा गया। इस प्रजाति में इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस था उसके अंदर ओनली एक ही हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिली, जबकि जो नॉर्मल जो जीनोपस लेवियस है उनके अंदर हमें एक न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियोलस देखने को मिलती थी।
लेकिन इस एक न्यूक्लियोलिस की उपस्थिति की वजह से भी किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, नॉर्मल ही डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। जब साइंटिस्ट ने इस एक केंद्रिका वाले म्यूटेंट को के मध्य जब रिप्रोडक्शन करवाया तो रिजल्ट में इन्होंने देखा कि यहाँ पे 1:2:1 अनुपात इन्हें देखने को मिला। यहाँ पे एक तो सामान्य रूप देखने को मिला, जो प्रोजेनी थी उसके अंदर एक तो सामान्य रूप था, जबकि दो जो इंडिविजुअल थे वो विषम रूपी और एक इंडिविजुअल म्यूटेंट टाइप का था। यह जो म्यूटेंट टाइप का इंडिविजुअल है, इसका निर्माण एक क्रोमोसोम से 28S और 18S जो RNA है, इनमें जीन्स के विलोपन की वजह से होता है। सेकंड, यहाँ पे जो जीनोम में इफ़ेक्ट है, डिफ्रेंशिएशन का में जो इफ़ेक्ट है, वह केमिकल चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है DNA के अंदर। यह केमिकल चेंजेस दो तरीके से किया जा सकता है, एक एल्काइलेशन के द्वारा और दूसरा मिथाइलेशन के द्वारा। इन क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले एंजाइम सेल्स में उपस्थित होते हैं। एल्काइलेशन में DNA के न्यूक्लियोटाइड में क्षार में परिवर्तन होता है। जो एल्काइलेशन का प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है कि जो DNA है, इसका जो न्यूक्लियोटाइड है, इसके जो बेस पार्ट है, इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो परिणाम है वह परिवर्तित हो जाता है। वहीं मिथाइलेशन का जो प्रोसीजर है, इसमें यह DNA रेप्लिकेशन के बाद में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के द्वारा भी विभेदन को कंट्रोल किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यह कंट्रोल जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे है, 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला है हिस्टोन्स के द्वारा जो जीन्स हैं इनका रेगुलेशन। तो यह कैसे होगा, ये देखते हैं हम। तो हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका जो निर्माण है वह न्यूक्लियोप्रोटीन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोप्रोटीन्स के द्वारा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन्स में जो न्यूक्लिक पार्ट है वह DNA से बना हुआ होता है, वहीं जो प्रोटीन पार्ट है वह हिस्टोन का बना हुआ होता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो हिस्टोन्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, मेनली बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। वहीं जो DNA है, हिस्टोन्स में क्या होगा, हमें बेसिक अमीनो एसिड ग्रुप देखने को मिलेगा, वहीं DNA में हमें एसिडिक अमीनो एसिड ग्रुप देखने को मिलेगा। इस प्रकार एसिड और बेस जो DNA और हिस्टोन के अंदर हमें ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, इनके मध्य क्या होता है, युग्मन हो जाता है। और यह युग्मन क्या करता है, जो DNA है उसे किसी और से रिएक्ट करने से रोकता है। इस प्रकार DNA की जो mRNA के निर्माण की जो क्षमता होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हिस्टोन्स के द्वारा कैसे रेगुलेट किया जाता है कि जो हिस्टोन्स होते हैं वे क्या करते हैं, DNA से युग्मित हो जाते हैं और DNA की जो कैपेसिटी है mRNA को निर्माण करने की, उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। सेकेंड रेगुलेशन है हेटेरोक्रोमेटिन के द्वारा। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्रोमोसोम का जो इनएक्टिव एरिया होता है वह उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। इस एरिया में जो एक्टिव जीन्स हैं वे नहीं पाए जाते हैं और अनुलेखन की क्रिया यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। इसलिए हेटेरोक्रोमेटाइजेशन की क्रिया RNA जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको क्या करती है, रोकती है। यह क्रिया जो हेटेरोक्रोमेटिन है, यह क्रिया कैसे होती है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर हमें कोइलिंग देखने को मिलती है और DNA स्ट्रैंड RNA अनुलेखन जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें कोइलिंग हो जाती है। नेक्स्ट तरीका है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने का, वह है अम्लीय प्रोटीन्स के द्वारा जीन का नियमन, जीन रेगुलेशन बाय एसिडिक प्रोटीन्स। अम्लीय प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, अभी हमने देखा था। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं एवं प्रमुख अम्लीय प्रोटोन जो फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं, ये DNA हेलिकल के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है कि जो अम्लीय प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन है, ये DNA हेलिकल के साथ में जुड़े हुए होते हैं
और इनका जो वितरण होता है वह एक ही जंतु के विभिन्न ऊतक में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे ये माना जाता है कि ये क्या करते हैं, जीन नियमन में भाग लेते हैं। थर्ड जो तरीका है वह है अनुवादन स्तर पर, जो ट्रांसलेशन का जो स्तर है उस पर कंट्रोल करके एमआरएनए द्वारा जो सूचना लाई जाती है उसे वह डिकोड होकर के अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाती है, अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण करती है। और यह जो ट्रांसलेशन की प्रोसीजर है यह बहुत सारे स्टेप से मिलकर के बनी हुई होती है। और इन सभी स्टेप्स पे जो अनुवादन है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर है वह क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार जो 3 हमने अवस्थाएं देखी, ट्रांसलेशन लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर और क्रोमोसोम्स लेवल पर, इन तीनों प्लेसेस पर क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे ही कंट्रोल करके, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को कंट्रोल करके हम डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे रूटेर और वेसेल्स 2 साइंटिस्ट हुए। इन्होंने माइस के अग्नाशय पर अपना कार्य करा और जो डिफ्रेंशिएशन है उसके 4 स्तरों के बारे में इन्होंने बताया। ये स्तर हैं, पहला स्तर है यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट, अविभेदन अवस्था। दूसरी अवस्था है प्रोटो डिफ्रेंशिएटेड स्टेट, प्रारंभिक विभेदन अवस्था। थर्ड है डिफ्रेंशिएटेड स्टेट या विभेदित अवस्था। और फोर्थ है मॉड्यूलेशन स्टेट, मॉड्यूलेशन अवस्था। इस प्रकार डिफ्रेंशिएशन के 4 स्तर होते हैं, लेकिन जो चेंजेस हम पढ़ेंगे वह उसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। यह अग्नाशय कोशिकाओं के विभेदन के दौरान स्पष्ट देखने को मिलती हैं। जो सामने आपके जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर हम कोशिका विभेदन के दौरान जो संभावी नियमनकारी अवस्थाएं हैं उनको स्टडी करेंगे। पहला जो चेंज होता है इसमें जो पूर्ण अविभेदित कोशिका जो होती है, जो अनडेवलप्ड जो सेल होती है, वह अग्नाशय लक्षणों वाली कोशिकाओं में परिवर्तित होती है। कुछ विशिष्ट अग्नाशय प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि अग्नाशय विभेदन को नियंत्रित करने वाले जीन्स सक्रिय हो गए हैं। प्रोटीन्स की उपस्थिति हमें क्या बताती है कि जो अग्नाशय के डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वे क्या हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण आनुवंशिक स्तर पर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यह अवस्था अब जो प्रारंभिक विभेदन अवस्था है उसमें परिवर्तित हो जाती है। जो प्राइमरी जो डिफ्रेंशिएशन स्टेट है उसके अंदर क्या होती है, चेंज हो जाती है। द्वितीय अवस्था में प्रारंभिक विभेदन स्तर से विभेदन अवस्था में परिवर्तन होता है। जो प्राइमरी डिफ्रेंशिएशन स्टेज थी वो अब डिफ्रेंशिएशन स्टेज के अंदर चेंज हो जाती है। यह सक्रिय अवस्था है और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें सेल्स में प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो सेल्स में जो प्रोलिफरेशन था वह रुक जाता है और इसमें विभेदन प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, आरआरएनए का संश्लेषण भी होता है, राइबोसोम्स का समूहन होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निर्माण से जो प्रोलिफरेशन है वह क्या होता है, जो सेल्स का जो प्रोलिफरेशन अब तक हो रहा था वह क्या होगा, रुक जाएगा और प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है। इस तरह इसके बाद में क्या होता है, थर्ड और जो लास्ट स्टेज, जो लास्ट चेंज है, इसके अंदर कोशिका में कुछ ही चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जो कोशिका को पूर्व कोशिका से अलग करते हैं, विभेदित करते हैं। ये परिवर्तन परिवर्धन की अंतिम अवस्था में होते हैं, जिसे हम मॉड्यूलेशन या हम मॉड्यूलेटेड अडल्ट लेवल कहते हैं। यह जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है यह हार्मोन्स के कारण हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे सामने जो ग्राफ दिया गया है, स्पेसिफिक
कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर्स और डेवलपमेंटल इंक्रीज के बीच में इसमें ये तीनों जो चेंजेस हैं यह देखने को मिलते हैं, जो कि 4 स्तरों पर इसमें सेल्स में हमें डिवीजन देखने को, डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। इस प्रकार जो वेसल्स हैं उनके अनुसार समसूत्री विभाजन माइटोसिस से न सिर्फ जो माइटोसिस है यह न सिर्फ वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि जो डिफरेंशिएशन है उसके लिए भी क्या होता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। धन्यवाद।